हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाई सेकेंडरी पार्ट 2 का आज जो नया लेसन हमने शुरू किया है जिसका नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि डाटाबेस मैनेजमेंट होता क्या है। डाटा क्या होता है? डाटा इज जो जब गैदर किया जाता है और उसको ट्रांसलेट किया जाता है फॉर सम स्पेशल पर्पस के लिए। जो भी हम एक डाटा लेते हैं रोज एंड कॉलम्स की शेप में होता है, जब टेबल्स में हम लेते हैं उसको, उसी डाटा को मैनेज किया जाता है। मैनेज करने के बाद एक सॉफ्टवेयर पे उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है जिससे हम सॉफ्टवेयर को रिट्रीव भी कर सकें, डिलीट कर सकें, अपडेट कर सकें, चेंजेस कोई भी करने चाहें तो कर सकें। ये जो डाटाबेस है बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हर तरह के डिफरेंट यूजर्स को। ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट है इसको मैंने आपको बताया कि टेबल्स की फॉर्म में एग्जीक्यूट किया जाता है, चाहे वो रोज हो चाहे वो कॉलम्स हो, एंटिटी रिलेशनशिप होता है। लेकिन इस डाटाबेस की कितनी टाइप्स होती हैं? स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस कितनी टाइप्स के होते हैं, तो लेट अस स्टार्ट कि कितनी टाइप्स के डाटाबेस होते हैं। डाटाबेस में हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से चीजें कर ली हैं जिसमें हमने रोज और कॉलम्स का भी जिक्र किया था। मैं यहाँ पे आज करने जा रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस। टाइप्स ऑफ डाटाबेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस में हम कुछ जो इंपॉर्टेंट डाटाबेस हैं उनको हम लिख लेंगे, फिर वन बाय वन करते हैं। इसमें सबसे जो पहली टाइप्स हम लेंगे दैट इज, पहली टाइप है आपकी सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, CN, सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस के बाद पूरी हायरार्की करके उसके बाद वहां पे हम डिस्कस करेंगे एक एक को। सेंट्रल हमने इसके लिए एक निमोनिक बना रखा है जिसमें निमोनिक्स में आप ये देख सकते हैं CDP, ECO, RCO, GH, दैट इज H, ये H है। आपको याद करना होगा तो इजी रहेगा। मैं इस तरह से याद कर रहा हूँ, याद रखता हूँ जिस भी टॉपिक को अगर लंबा हो लिखना हो। C फॉर सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, D फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड database. Number 2, number is P for personal database. पर्सनल डाटाबेस, जब भी आपको कहीं डिस्कस करना हो डाटाबेस की डिफरेंट टाइप्स तो सबसे पहले लिस्ट कर दो, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शंस लिख लीजिए जो भी डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी हो। नंबर 4 इज एंड यूजर डाटाबेस, एंड यूजर डाटाबेस। नंबर 5 इज कॉमर्शियल डाटाबेस। नंबर 6 इज operational database, operational database. Number 7 is relational database. Number 8 is C for cloud database. Number 9 is object oriented database. Object oriented database. Number 10 is graph database, a graphical database. Graphical database. Number 11 is hierarchical database. Hierarchical database. So students, ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस हो गए जो हमने देखे कि इतने टाइप्स के डाटाबेस होते हैं जो हमने डिस्कस करते हैं। अब एक एक को हम डिस्कस करते हैं कि ये डाटाबेस किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं और इन
का क्या मतलब है। सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस की बात करते हैं हम। सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस जो होता है, ऐसा डाटाबेस होता है जिसमें सिंगल डाटाबेस रहता है आपके पास, सिंगल डाटाबेस होता है, प्लस मल्टीपल यूजर्स, अब मैं समझाऊं आपको कि सिंगल यूजर और मल्टीपल यूजर का मतलब क्या है। सिंगल डाटाबेस है, एक ही डाटाबेस होता है। सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस ऐसा डाटाबेस है which have only one database, जिसमें एक डाटाबेस है which is accessed by multiple user from different of places। बहुत सारे डिफरेंट यूजर्स उसी डाटाबेस को एक्सेस करते हैं, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो, चाहे वो रामबन में हो, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो मुंबई में हो, किसी भी जगह पे हो, डाटाबेस एक ही है जिसको एक्सेस किया जा रहा है डिफरेंट यूजर द्वारा। दैट डाटाबेस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। सारे के सारे लोगों का सेंट्रलाइज्ड एक ही लोकेशन में होता है। ये हमारा फर्स्ट डाटाबेस था जिसको आपको रिमेंबर रखना है किस तरह से। सिंगल यूजर है, इसमें सिंगल डाटाबेस है, डाटाबेस एक ही है और मल्टीपल यूजर इसको एक्सेस कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट लोकेशंस में किसी भी जगह पर बैठे हुए हो। नंबर 1। नंबर 2 इज डिस्ट्रीब्यूटिव डाटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटिव डाटाबेस जो होता है आपका, उसमें क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स होते हैं और मल्टीपल डाटाबेसेस होते हैं। इट हैज मल्टीपल डाटाबेसेस, मल्टीपल डाटाबेस होंगे, प्लस एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूजर। मल्टीपल यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये ऐसे डाटाबेस होते हैं, जिस तरह से आप एग्जांपल ले लेंगे वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क। आपके पास बहुत सारे वाइड एरिया नेटवर्क में कितने सारे डाटाबेस दिखते हैं जिनको मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करते हैं। बहुत सारे यूजर्स, इसमें डाटाबेस भी एक नहीं होता, बहुत सारे डाटाबेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उन डाटाबेसेस को मल्टीपल यूजर एक्सेस करें, दोज डाटाबेसेस आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। आपको समझ आई होगी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस ये हो गया। दैट इज पर्सनल डाटाबेस। पर्सनल डाटाबेस क्या होता है? पर्सनल का मतलब आपको अभी पता चल रहा है कि पर्सनल के नाम से कि पर्सनल, मेरी कोई चीज पर्सनल, मेरी पर्सनल व्हीकल है, मेरा पर्सनल पेन है। दैट मींस ऐसा डाटाबेस जिसको हमने पर्सनली क्रिएट किया हो। पर्सनली मींस किसी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया हो, किसी एक डिपार्टमेंट ने क्रिएट किया हो, जिसको कम लोग यूज कर सकें। दैट मींस ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स यूज्ड दैट डाटाबेस। इस डाटाबेस को कुछ ही लोग, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ही लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पर्सनली अपने लिए बनाया हुआ है, इसको सारे लोग एक्सेस नहीं कर सकते। और ये डाटाबेस पर्सनली बनाया जाता है किसी काम को करने के लिए, किसी सुविधा के लिए। आपने देख लिया जैसे एमएस एक्सेल है, ये बहुत सारे इसमें डाटाबेस को बनाया जाता है। एमएस एक्सेस है, पेरोल है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उन्होंने सैलरी बनाने के लिए, सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए, उनका प्रिंट निकल जाए, हर बंदे की एम्प्लॉइज का डाटा मैनेज हो, किसको अगर हर पर्सन को रिसिप्ट देनी है, भाई आपको सैलरी मिल गई नहीं मिल गई, उनके मैसेज मैनेज करने हैं, उनकी रिकवरी मैनेज करनी है। तो हर पर्सन ने एक अपने डाटाबेस बनाए होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स देखते हैं आप, बड़े बड़े, जिन स्कूल्स ने एक अपना पर्सनल डाटा रखा होता है, डाटाबेस रखा होता है, जिसमें वो जैसे ही पर्सन आता है उनके पास एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट, तो उसकी एडमिशन होती है, उसका फॉर्म फिलअप होता है। फॉर्म फिलअप होने के बाद उसकी फीस कितनी है, उसको वहीं से प्रिंट निकल के फीस भी कटती है, उसकी रिसीट भी उसको मिलती है और उसकी फीस का रिकॉर्ड भी वहां पे रहता है। तो ये इस तरह के जो डाटाबेसेस हैं जो पर्सनली यूज किए जाते हैं, दोस आर कॉल्ड पर्सनल डाटाबेस, जिनको लेस नंबर ऑफ पीपल्स यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा होगा कि पर्सनल डाटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस और सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में आपस में क्या डिफरेंसेस हैं। हम आ रहे हैं अब एंड यूजर डाटाबेस। एंड यूजर डाटाबेस क्या होता है? एंड यूजर डाटाबेस स्टूडेंट्स, एंड यूजर डाटाबेस जो होता है वो रिस्पांसिबिलिटी के ऊपर आधारित होता है। जिम्मेदारी, रिस्पांसिबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी इस तरह से होती है कि आप एक बैंक में चले जाएंगे, बैंक मैनेजर को देखेंगे, बैंक मैनेजर होगा, वो एक चेयर पे बैठा होगा,
उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एग्जीक्यूटिव कोई मैनेजर्स होंगे, स्केल 1 2 के अदर मैनेजर्स होंगे, उसके बाद बैंकिंग एसोसिएट्स होंगे, बैंकिंग एसोसिएट्स जिनको क्लरिकल स्टाफ कहेंगे, बैंकिंग एसोसिएट्स, या उसके अंदर भी बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये जो मैनेजर होता है कुछ लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट करता है अपने मैनेजर्स को, सब मैनेजर्स को, कि आपको पर्सनल सेक्शन का डाटा देखना है, आपको अकाउंट्स की रिलेटेड देखना है, किसी को कैश का देखना है, किसी को लोन का देखना है, किसी को लोन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, किसी को गवर्नमेंट स्पॉन्सर देखने हैं, किसी को एम्प्लॉइज के लोन्स का देखना है, किसी को सीसी करंट लिमिट्स का चेक करना है। इनको अलग अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं। ये डिफरेंट मैनेजर्स के अंदर बहुत सारा आगे स्टॉक है जो बैंकिंग एसोसिएट्स का वर्क कर रहा है, जो उनके अंदर काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप पर्सन को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा, एंड यूजर कर रहा है। वर्क कहां पे कौन कर रहा है? एंड यूजर। एंड यूजर यहाँ पे कौन है? बैंकिंग एसोसिएट। ये यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे ये वर्क करेगा, इसने अपना काम किया, इसने कोई भी डाटा एंटर किया है, ये इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर से पैसे लिए हैं या नहीं लिए, क्या रिकॉर्ड मैनेज हुआ नहीं हुआ, पैसे डेबिट हुए नहीं हुए, क्रेडिट हुए नहीं हुए, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इसके यूजर में हर चीज रिफ्लेक्ट होगी आपने कौन कौन सा काम आज के दिन में किया। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे अपर मैनेजर के पास आ जाएगी और होल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के, ब्रांच मैनेजर के पास आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो वर्क हो रहा है, एंड यूजर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो भी वो काम कर रहेगा उसकी पूरी की पूरी ऑथराइजेशन उसको मिली हुई है, लेकिन वो गलत काम करेगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी के यूजर में होगा। अगर मान लो इससे कोई मिस्टेक हो गई, जिसने कोई मिस्टेक कर दी है, तो ये डिलीट उसको नहीं कर सकता। उसको डिलीट करने के लिए उसको अपने सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और इससे अगर कोई मिस्टेक होती है इसको अपने सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। दैट मींस एक ऑथराइज्ड वर्क हो रहा है, जो डाटाबेस को प्रॉपर तरीके से चलाया जा रहा है, इसको एंड यूजर डाटाबेस कहते हैं, जिसमें वर्क को एंड यूजर कर रहा है, लेकिन इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपर हेड तक है। और इस डाटाबेस को जो बैंकिंग सिस्टम में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस जो डाटाबेस था इसको हम कहते हैं एंड यूजर डाटाबेस। एंड यूजर डाटाबेस के बाद स्टूडेंट्स आपने देखा कॉमर्शियल। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल? कॉमर्शियल का क्या मतलब हो गया? मींस ऐसा डाटाबेस, द डाटाबेस व्हिच we have need to pay for that। ऐसा डाटाबेस जिसके लिए हमें पे करना पड़े, हम मुफ्त में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉमर्शियल डाटाबेस, कॉमर्शियल डाटाबेस आपको अगर कहीं पे कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो, मान लो आप एक स्कॉलर हो, आप एक रिसर्च कर रहे हो, आपको डाटा इंटरप्रिटेशन करवाना है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत है। वो सॉफ्टवेयर आपको या तो कोई कंपनी प्रोवाइड करेगी कुछ दिन के लिए, 2-3 मंथ के लिए। आप कहोगे कि 3 मंथ के लिए मुझे ये पैकेज चाहिए, मुझे अपना डाटा इंटरप्रेट करवाना है, या तो आप किसी के पास जाओगे तो वो उसको एक्सेस करके देगा। दैट मींस आप किसी भी किस्म में इस डाटाबेस को जब इस्तेमाल करोगे तो आपको पे करना ही पड़ेगा। पे करने का मतलब है कि वो डाटाबेस आपको फ्री में नहीं मिलेगा, तो आपको उसकी फीस भरनी पड़ेगी, 2000, 3000, 5000, 10,000 डिपेंडिंग अपॉन द डाटा। किस तरह का डाटाबेस आप मैनेज करना चाहते हो, क्या वर्क उससे करना चाहते हो, उतनी देर के लिए वो मिलेगा। उसके बाद 3 मंथ के लिए मिलेगा, तो 3 मंथ के बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपको फुली तौर पे खरीदना है 1 लाख का, तो आपको हो सकता है 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर तक वो चले, लेकिन फिर भी अपडेटिंग की प्रॉब्लम, अपडेशन की प्रॉब्लम आएगी। ऐसे डाटाबेस, ये डाटाबेस ऐसे डाटाबेस होते हैं व्हिच वी हैव टू पे, जिसको हमें पे करना पड़ता है। पेड डाटाबेस होते हैं, फ्री में नहीं आप उनको डाटाबेस को इस्तेमाल कर सकते। आपको कोई भी वर्क करवाना है, कोई भी वर्क करना है, लेकिन वो आपको जो सॉफ्टवेयर लेना होगा, उस सॉफ्टवेयर को लेने के लिए आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी, कॉस्ट देनी पड़ेगी। इस तरह से फ्री में उन डाटाबेसेस को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन पैकेजेस होते हैं जो वन टाइम आपको ऐसे मिल जाते हैं, आप काफी देर से यूज कर सकते हो, लेकिन ये हाई सोफिस्टिकेटेड होते हैं, जो डाटा इंटरप्रिटेशन या बहुत सारे ऐसे सोफिस्टिकेटेड वर्क्स में इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे डाटा जो कमर्शियल बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसेस में इनको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पूरे होल डे की सेल को, जिस तरह से आपने देखा जीएसटी मैनेजमेंट होता है, जीएसटी को मैनेज करना है तो आपको पूरी डिस्ट्रिक्ट का नहीं, पूरी स्टेट का नहीं, पूरी कंट्री की जीएसटी को मैनेज करना है,
तो वहां पे ऐसे डाटाबेस को हैंडल करने के लिए डाटाबेस की जरूरत पड़ती है। कमर्शियल डाटाबेस के बाद हमारे पास है ऑपरेशनल डाटाबेस। ऑपरेशनल डाटाबेस क्या होते हैं? ऑपरेशनल डाटाबेस, ये डाटाबेस वो डाटाबेस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में जब कोई वर्क हो रहा हो उसका डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए, आपके पास मान लो एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन का इमीडिएट आपको एक चाहिए क्या? डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आप जानते होंगे डैशबोर्ड क्या होता है कि उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कौन पर्सन, कितने एम्प्लॉइज हैं, टोटल नंबर ऑफ, उनकी डिटेल क्या है, उनकी कितनी कितनी सैलरी है, उनकी पर्सनल डिटेल्स क्या है। पर्सनल डिटेल मैनेज करने के लिए उनका जो सैलरी पैकेज है, आपको सैलरी पैकेज को चेक करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक डाटाबेस बनाया हुआ है जो ऑपरेशनल टाइप का है, जिससे उसके ऑपरेशंस का पता चलता है। इससे इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज की डिटेल पता चलेगी, कितने लोग काम कर रहे हैं, इसमें से आज कितने लोग आए हुए हैं, कितने नहीं आए, एब्सेंटीज्म, ये सब चीजें चेक करना, और उसकी पर्सनल डिटेल चेक करना, वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो उन पर्सन का पर्सनल डाटा मैनेज करना, उनकी सैलरी पैकेजेस को, या उनके लोन या डिफरेंट और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनको यूज किया जा सकता है, आप मैनेज कर सकते हो। इस तरह के डाटाबेस को हम कहते हैं इट इज ए ऑपरेशनल डाटाबेस। ये आपका ऑपरेशनल डाटाबेस है जिसको मैनेज किया जा सकता है। ऑपरेशनल डाटाबेस के बाद आपका रिलेशनल डाटाबेस रहता है। रिलेशनल डाटाबेस जो होता है, आपने देखा कि हमारे पास जो भी डाटा है उसको रोज और कॉलम्स की शेप में लिखा जाता है। जब आपने डाटा लास्ट के लेक्चर में देखा था तो डाटाबेस हमने एक बनाया हुआ था, उस डाटाबेस में आपने ऐसे टेबल एक बनाया था, उस टेबल में आपके पास रोज एंड कॉलम्स थे, ये कॉलम्स थे और ये रोज थी, जिसमें आपने बच्चे का रोल नंबर लिखा था, उसका नाम लिखा था, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स बनाई हुई थी, और यहाँ पे ए बी सी जो भी इसकी व्हाटएवर इंफॉर्मेशन थी रोज में थी। आपने देखे ये जो चीजें थी, ये जो इसकी एंटिटीज थी, इनको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है और कॉलम्स बोला जाता है, और ये इसकी रोज होती है। रोज और कॉलम्स में जब भी डाटा को रखा जाए, रोज और कॉलम्स में जब भी डाटा को रखा जाए, दैट डाटाबेस इज कॉल्ड रिलेशनल डाटाबेस। इसमें एक टेबल का लिंक दूसरे टेबल के साथ रिलेशन किया होता है। अगर आपने इस टेबल में बहुत सारी चीजें डाल दी हैं, उस टेबल का लिंक, आपने इस टेबल में नाम लिखा था, दूसरे वाले टेबल में आप इसमें इसका रोल नंबर लिख दिया, तो नेक्स्ट वाले टेबल में इस बच्चे का, स्टूडेंट का नाम नहीं होगा, ओनली रोल नंबर होगा। आपको ये पता चल जाएगा कि ये रोल नंबर किस बच्चे का है इस टेबल के माध्यम से। तो एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ एक रिलेशन बनता है। वो जो रिलेशन बनता है, ऐसे डाटाबेस जिनको हम रोज और कॉलम्स की शेप में रख सकें, रोज और कॉलम की शेप में ऐसे डाटाबेस को रखते हैं, और एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ हो, ऐसे डाटाबेस को रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं, जो हम बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। एक टेबल का लिंक दूसरे टेबल के साथ होगा, दूसरे टेबल का लिंक तीसरे टेबल के साथ होगा, तीसरे का चौथे टेबल के साथ होगा, इस तरह से सारे के सारे टेबल को आपस में रिलेट होंगे। लेकिन आप फोर्थ वाले टेबल को देखेंगे तो फोर्थ से सेकंड पे भी आ सकते हैं, सेकंड से फर्स्ट पे भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एक एंटिटी, एक कॉलम आपका जो एट्रीब्यूट होगा, वो एट्रीब्यूट हर टेबल में सेम रहेगा। इसका दूसरे वाले में लिंक रहेगा, दूसरे वाले का तीसरे वाले में लिंक रहेगा, तो आप सारे टेबलों को एक्सेस कर सकते हैं। बट जो डाटा रखना होगा आपने रिलेशन डाटाबेस में, रिलेशन डाटाबेस में आप डाटा रखोगे तो वो डाटा किस तरह से रखोगे? इन टर्म्स ऑफ टेबल्स। रिलेशनल डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस में, रिलेशनल टेबल्स में डाटा को रखा जाता है इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स, आपको पता है कि जो रोज होती हैं उनको हम टपल भी कहते हैं, और कॉलम्स को एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। एट्रीब्यूट्स और रोज में एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ बना हुआ होता है। इट इज कॉल्ड रिलेशनल डाटाबेस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लाउड डाटाबेस। क्लाउड डाटाबेस क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लाउड डाटाबेस आप देख रहे हैं कि क्लाउड डाटाबेस,
क्लाउड डाटाबेस आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे हम डाटाबेस तो बनाते हैं, लेकिन उन डाटाबेस को हम कहां पे स्टोर करते हैं? विच इज स्टोर्ड इन क्लाउड्स, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। दैट मींस आप गूगल ड्राइव को देख लें, जब आप गूगल ड्राइव में किसी चीज को अपलोड करते हैं या आपने 1 आवर की मूवी थी या मान लो आपके पास कोई भी डाटा था, उसको आपने किसमें गूगल ड्राइव में डाल दिया। गूगल ड्राइव में डाला तो डालने के बाद क्या वो पेन ड्राइव में गया, जो आपके हार्ड डिस्क में गया, कहां पर स्टोर हो रहा है? दैट इज स्टोर्ड इन क्लाउड्स। वो आपका इंटरनेट में स्टोर हो रहा है ऐसी जगह पे जो आपकी कोई भी स्पेस नहीं ले रहा। यहाँ पे आपकी कोई स्पेस नहीं हो रही है, यहाँ पे आपकी कोई स्पेस यूज नहीं हो रही, ना ही पेन ड्राइव की यूज हुई, ना ही हार्ड डिस्क की यूज हुई। तो इसको एक्सेस करना बहुत इजी होता है। आज के टाइम में ये बहुत कॉमनली यूज होता है, जिसको एक्सेस करने के लिए आप किसी भी जगह पे कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दैट मींस आपको इस डाटा को कैरी नहीं करना पड़ेगा। आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पेन ड्राइव में नहीं लोगे, लैपटॉप में नहीं लोगे, आप कहीं पे भी जाते हो, वहां पे बैठे हो, उसी जगह पे आपको उस डाटा की जरूरत पड़ती है। यू कैन एक्सेस इट थ्रू क्लाउड। आप वहां इंटरनेट के माध्यम से इस डाटा को एक्सेस कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है? वर्चुअल इन्वायरमेंट बनता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और डाटा स्टोर होता है इन क्लाउड्स। डाटा स्टोर इन क्लाउड्स, डाटा को क्लाउड्स में स्टोर किया जाता है। आज के टाइम में कॉमनली यूज किया जाता है। ये था आपका क्लाउड डाटाबेस। अब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी हम नेक्स्ट लेसन में आने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से जरूर अवगत हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट दिखेगा आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस जो होते हैं, ऑब्जेक्ट OOP भी कह सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पूरी तरह से लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस जो होता है वो OOP प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है प्लस रिलेशनल डाटाबेस। इट इज इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस रिलेशनल डाटाबेस। आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, जस्ट लाइक सी और C++, जावा। आप और जो डाटा है वो उनको उसको रिकॉग्नाइज्ड और रिप्रेजेंट किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। आपका जो डाटा है उसको क्लास और ऑब्जेक्ट्स की शेप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपके डाटा की क्लास बनाई जा रही है और उसके ऑब्जेक्ट्स में लिया जा रहा है उनको इन टर्म्स ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास और ऑब्जेक्ट्स आपको बनाने पड़ते हैं कि कौन सी क्लास आपने ली है और किस तरह से उसको ऑब्जेक्ट्स में रखा गया है, कितनी क्लासेस को। और ये क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको इस डाटाबेस में जो भी वर्क होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस में, तो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। दैट इज OOP बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। OOP बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी विजुअल बेसिक भी है, C भी है, जावा भी है, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज होती है, प्लस रिलेशनल डाटाबेस और इसके टेबल्स भी बनते हैं और डाटा को इन टर्म्स ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में लिया जाता है। दैट इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस था। नाउ कम ऑन दी ग्राफिकल डाटाबेस। ग्राफिकल डाटाबेस क्या होते हैं? ग्राफ डाटाबेस भी कह सकते हैं इसको। ग्राफ डाटाबेस स्टूडेंट्स, ग्राफ डाटाबेस होता है जो वो रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नोड्स एंड एजेस। इन टर्म्स ऑफ नोड्स एंड एजेस। एज जो नोड्स के द्वारा होता है, नोड्स का मतलब होता है एंटिटी
और एजेस यहाँ पे हो गए रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी, रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी, रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी। स्टूडेंट्स हम ग्राफ डाटाबेस की बात करें, ग्राफ डाटाबेस जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ नोड्स एंड एजेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। नोड्स का मतलब एंटिटी हो गया और एजेस हो गए रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी। एंटिटी और नोड्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप बनता है वैसे डाटाबेस को ग्राफ डाटाबेस कहा जाता है। ग्राफ डाटाबेस इसलिए इन दूसरे डाटाबेस से डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लास्ट एंड लीस्ट वन दैट इज हायरार्किकल डाटाबेस। स्टूडेंट्स हायरार्किकल डाटाबेस के हिसाब से आप देखें तो हायरार्कीज में एक हायरार्की बनती है, हायरार्की बनती है ट्री शेप की, जिसमें 1 to 1 और 1 to many रिलेशनशिप होता है। हायरार्किकल डाटाबेस, हायरार्किकल डाटाबेस। स्टूडेंट्स हायरार्किकल डाटाबेस जो होता है वो उसको आप एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ले सकते हो, जिसमें दो तरह के रिलेशंस बनते हैं। एक होता है 1 to 1 रिलेशन, दूसरा होता है 1 to many। 1 to 1 वो रिलेशनशिप होता है जिसमें 1 पेरेंट होता है और 1 ही चाइल्ड होता है। Having 1 parent and 1 child, 1 parent and 1 child। और ये जो 1 to many की बात कर रहे हैं इसमें 1 पेरेंट होगा, कंडीशन इसकी है 1 पेरेंट एंड मल्टीपल चाइल्ड। और इसमें मल्टीपल चाइल्ड होते हैं। जिस तरह से अगर आप इसकी हायरार्की देखें, यहां पे अगर हमने कोई भी ले लिया है, ये पेरेंट है आपका, तो पेरेंट में उसके बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। ये 1 to many हो गया। और अगर आपके पास एक है, इस तरह से जो रिलेशनशिप बन रहा है, एक पेरेंट है तो एक चाइल्ड है, फिर इसी तरह से जो एक ट्री बनेगी आपकी, अगर ये पेरेंट है तो इसका ये चाइल्ड है, फिर ये इसका पेरेंट है तो इसका ये चाइल्ड है, इस तरह से जो बनेगा दैट इज द हायरार्की बन रही है। आपको इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है 1 to many and 1 to many and 1 to 1, that is one child having 1 parent and 1 child is called 1 to 1 relationship, and 1 parent many child called 1 parent many child called 1 to many relationship। हायरार्किकल डाटाबेस में ये होता है। तो स्टूडेंट्स आपने आज देख लिया कि हमारा जो ये डाटा टाइप थी, डाटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, इनको डाटा टाइप्स को आपने जो डाटाबेस की हायरार्की थी ये पूरी की पूरी थी, जिसमें आपने इनको डिस्कस किया है। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डाटाबेसेस होते हैं, उन डाटाबेसेस को आप यूज कर सकते हैं अपने डाटा को मैनेज करने के लिए। डाटा को मैनेज करने के लिए उस डाटा में आपका सेंट्रलाइज्ड डाटा आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा आता है, पर्सनल डाटा आता है, एंड यूजर डाटाबेस आता है, कॉमर्शियल डाटाबेस आता है, ऑपरेशनल डाटाबेस आता है, रिलेशनल डाटाबेस है, क्लाउड डाटाबेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस है, ग्राफिकल डाटाबेस और हायरार्किकल डाटाबेस है। तो ये डाटाबेस की जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये जो पूरे का पूरा आपने डिस्कस किया है, इसको हम नेक्स्ट फिर से कैरी ऑन करेंगे कि डाटाबेस में आगे कौन सी चीजें हैं जिनको डिस्कस किया जाए। डाटाबेस में हमने अभी इंट्रोडक्शन ऑफ डाटाबेस किया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, क्योंकि आपको इसमें सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल भी पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप आज का ये जो टॉपिक है कैसा लगा जरूर बताएं, और जो कल का हम टॉपिक है नेक्स्ट फिर से आपके सामने लेके आएंगे। तब तक आप बने रहें अकेडमी क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।